नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है ये है जी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज़ लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये बी आ गया, बी अलोंग द एक्स एक्सिस। So for what orientation of the loop flux is maximum, for what orientation the flux will be minimum। तो आपने बताना है कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा। phi m is equals to question mark when the case of maximum, and we have to tell that phi m is equals to question mark in case of minimum। अगर हम फ्लक्स का फॉर्मूला देखें तो फ्लक्स का फॉर्मूला था फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। So flux, magnetic flux is equals to B dot A। अब इसको ओपन करें तो हम देख सकते हैं flux is equals to B A cos of angle theta, and this theta is between vector area, theta is angle between, theta is angle between vector area and मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये इन दो के दरमियान में एंगल। सो इफ थीटा इज इन केस ऑफ मिनिमम द थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जब आपने यहाँ पे 90 पुट करना है cos 90 0, सो इट विल बी द केस ऑफ मिनिमम, एंड in order to get maximum the theta should be equal to 0। जब थीटा 0 डिग्री होगा then the flux will be maximum। तो ये दो केसेस हैं जी मैक्सिमम एंड मिनिमम के, कि जब थीटा, और थीटा कौन सा, द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड बी, उसकी बात हो रही है। अक्सर बच्चे यहाँ पर ना एरिया लिखाते हैं। अगर आप सिंपल एरिया की बात करेंगे तो बात गलत है, ठीक है। सिंपल एरिया की बात करें तो फिर आपको थीटा यहाँ पर आपने लिखना है 90, और सिंपल एरिया की बात हो तो फिर थीटा यहाँ पर कितना लिखना है 0। मतलब ये कॉइल का प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर होंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम है, इसके परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम है। अब एरिया वेक्टर इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के ऊपर। तो अब बी और एरिया वेक्टर के दरमियान में एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये दो बड़ी उल्ट बातें, तो इसलिए इस पर बड़े ध्यान से, इसीलिए मैंने सामने बाकायदा तौर पर उसको लिखा द एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया। A current in a conductor produces a magnetic field। A current in a conductor produces a magnetic field which can be calculated using Ampere's law। मतलब ये मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ कंडक्टर, इसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने मेजर किया बाय हेल्प ऑफ Ampere's law। Since the current is defined as the rate of flow of charges, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about the moving charges? So अगर हम बात कर रहे हैं जी, हमने बताना है what about magnetic field due to stationary charges। अगर हम stationary charges की बात करें तो when charge is at rest, current will be equal to 0। जब करंट फ्लो नहीं करेगा द वैल्यू ऑफ बी विल बी इक्वल टू 0। पे पहला केस हो गया व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी, व्हेन चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q इज स्टेशनरी, व्हेन चार्ज Q इज एट रेस्ट, STATIONARY। और दूसरी तरफ जब चार्ज Q मूव करेगा तो करंट होगा, Q इज मूविंग। तो जब चार्ज मूव करेगा करंट विल नॉट बी इक्वल टू 0, और जब करंट 0 नहीं होगा देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो बड़ा आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। मतलब हमारे पास एक सोलेनॉइड है, एक स्टेडी करंट लेकर मूव कर रहा है। ये है सोलेनॉइड, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। If the length of the solenoid is double and the number of turns remain the same, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इफ़ द लेंथ इज़ डबल,
अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखूं सॉलिनॉइड के लिए तो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिखूं तो इट इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई। इफ़ यू आर डबलिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर लेंथ डबल हो जाए, लेंथ डबल होने का मतलब ये है कि नई जो वैल्यू होगी बी डैश इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन ओवर 2l इंटू आई। तो आपने वहाँ पर 2l पुट करना है क्योंकि लेंथ आप कितनी कह रहे हैं डबल। 2 को मैं ज़रा अलग करके लिख देता हूँ, बी डैश इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई। और यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ कि म्यू नॉट एन आई ओवर एल, म्यू नॉट एन आई ओवर एल इज इक्वल्स टू बी, सो बी डैश इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ डबल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल रिमेन हाफ, तो बी बिकम्स हाफ, क्योंकि अगर लेंथ डबल हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ। इसी का दूसरा पोर्शन, इसी के दूसरे पोर्शन में क्वेश्चन कुछ यूँ लिखा है, नेक्स्ट इसके पार्ट में है जी, बी द नंबर ऑफ द टर्न्स इज डबल्ड बट द लेंथ रिमेन्स द सेम। मतलब आप नंबर ऑफ टर्न्स को एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को आप डबल कर रहे हैं, तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो रहे हैं तो अब की बार हम बी डैश को क्या लिखेंगे, वी विल राइट इट एज बी डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, बी डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन, और एन को अब हम कितना पुट करेंगे, हम एन को पुट करेंगे 2n ओवर एल इंटू आर। और साथ मेंशन क्या किया है, साथ मेंशन ये किया है द लेंथ रिमेन्स द सेम, सिर्फ आपने वाइंडिंग को क्लोज कर दिया। सो बी डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई। और अगर हम इसको प्रॉपर लिखें तो हम यूँ कह सकते हैं बी डैश इज इक्वल्स टू 2 और म्यू नॉट एन एल ओवर एन आई ओवर एल, म्यू नॉट एन आई ओवर एल ये इक्वल होता है बी के। सो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स डबल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट बिकम्स डबल, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डबल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जी 14.4, शॉर्ट क्वेश्चन है, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.4। तो ये प्रोटॉन की मूवमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये प्रोटॉन मूव कर रहा है। नेक्स्ट, वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन नेगेटिव जी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जी एक्सिस मैंने ड्रॉ करना था यहाँ पर, तो नेगेटिव जी इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर है नेगेटिव जी, और ये बी की डायरेक्शन है, और यहाँ पर ऊपर अब अंडरस्टूड है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा वाई एक्सिस। ये कौन सा है, पॉजिटिव जी, पॉजिटिव जी को बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा होगा जी, नेगेटिव जी एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, what is the direction of the magnetic force, what is the direction of force F is equals to question mark। वो जो फोर्स F के लिए डायरेक्शन, और नेक्स्ट कोई चीज़ इसमें है, will the proton continue to move in the positive x direction, why। तो क्या प्रोटॉन उसी पे मूव करता रहेगा, नहीं मूव करेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है एक प्रोटॉन एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए ना तो वो उसको रोटेट करवाता है, तो वो उसको 90 डिग्री के एंगल के ऊपर बेंड करवाने की कोशिश करेगा, और मुसलसल 90 का मतलब क्या होगा, रोटेट। दूसरे हिस्से का जवाब हो गया। फोर्स की डायरेक्शन बतानी है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। देखें F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर F विल बी इक्वल टू Q, V के लिए यूनिट वेक्टर में क्या पुट करूँगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी आई कैप मल्टीप्लाई बाय B नेगेटिव Z माइनस के कैप, और साथ B उसी तरह लिखेंगे आप, ठीक है।
v के साथ v का यूनिट वेक्टर लिख दिया, b के साथ b का यूनिट वेक्टर लिख दिया। नेक्स्ट चीज़ आपने जो यहाँ पर करनी है वो ये कि आप इस माइनस साइन को बाहर शिफ्ट कर दें। f इज इक्वल्स टू q माइनस q v इंटू b i क्रॉस k। i क्रॉस k माइनस j होता है, i क्रॉस k माइनस j। So f will be equal to minus qvb into minus j, minus minus plus, so f will be equal to qvb और साथ पॉजिटिव j, मतलब फोर्स कौन से एक्सिस की तरफ लगेगी, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रोटेट करता हुआ यूँ, तो वो उसका पाथ स्ट्रेट रहेगा? नो, इट विल नॉट फॉलो द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये है इसका जी प्रॉपर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.5। क्वेश्चन नंबर 14.5 में हमें ये कहा गया जी, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज़। कि दो चार्ज पार्टिकल्स हमने एंटर किए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ड्रॉ कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर होगा? साउथ। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, डायरेक्शन बी की, नॉर्थ से साउथ। आपने दो पार्टिकल्स एंटर किए इस फील्ड के अंदर, दो पार्टिकल्स जो इनके परपेंडिकुलर आ रहे हैं फील्ड के, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से इन पार्टिकल्स ने यूँ एंटर होना है, ये 1 और ये 2 है दूसरा, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अभी ऐसा ही कुछ कहा गया, दोबारा पढ़ लेते हैं। टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटीज। इफ द चार्जेस आर डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट यू कैन से अबाउट दैम? मतलब ऑपोजिट साइड पर डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि ये चार्ज जब इस फील्ड के अंदर एंटर हुआ, ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया, ये चार्ज एंटर हुआ तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि आप इससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं? तो इससे एक सिंपल सी चीज़ है कि उन चार्जेस के ऊपर एक जैसा चार्ज नहीं है। मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। बोथ हैव opposite चार्ज, दोनों के पास ऑपोजिट चार्ज है, तभी तो उनकी डिफ्लेक्शन राइट और लेफ्ट होती है। देखें ना, अब यहाँ पर आप, अगर आपको समझ आती बात की, यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो एक माइनस और लग जाना था, माइनस माइनस क्या हो जाना था? प्लस हो जाना था। आंसर में क्या आ जाना था? आई क्रॉस के से माइनस आ जाना था। तो डिफ्लेक्शन हम किधर लिखते हैं? नेगेटिव वाई एक्सिस की। तो यही बात यहाँ पर है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज ऑपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इसी वजह से दोनों की डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 14.6। क्वेश्चन नंबर 14.6 है, सपोज दैट द चार्ज Q is moving in a uniform magnetic field with a velocity v। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर एक चार्ज Q मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v है। Why there is no work done by the magnetic force that acts on the charge। मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा पोर्शन मैग्नेट का साउथ, इसके दरमियान से एक चार्ज है। चार्ज जब इसके अंदर एंटर होगा तो चार्ज डिफ्लेक्ट होता है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस पर फोर्स लगाती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि फोर्स एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, यस, वो डिफ्लेक्ट करवा के डिस्प्लेसमेंट भी कवर करवा रही है, लेकिन वो कहते हैं जी फोर्स भी एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, स्टिल द वर्क इज़ ज़ीरो। ये है क्वेश्चन का मतलब। कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो वो वर्क के लिए दो कंडीशन थोड़ी ना है, वर्क के लिए तो तीन कंडीशन है। वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट डी, प्रॉपर लिखें तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ एंगल थीटा। और डिफ्लेक्शन कितने एंगल पर होती है मैग्नेटिक फील्ड के केस में? मैग्नेट चार्ज को 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट करता है, एंड इफ द थीटा इज 90 डिग्री एज थीटा इज 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसने रोटेट करवाना होता है। तो W इज इक्वल टू एफ
d cos of 90, cos 90 0, so वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो असल में वो जो डिफ्लेक्शन का एंगल है वो एंगल उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.7 if a charged particle moves in a straight line through some region of space, can you say the magnetic field in the region is 0? 14.7 एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर से आपने चार्ज को पास करवाया, तो या आप यूँ कह लें कि एक रीजन है, एक इलाका है, ये रीजन है, इस रीजन में मैं एक चार्ज को पास करवाया, वो स्ट्रेट पास कर गया। मैंने बताना है इस रीजन के अंदर क्या B 0 है? क्या ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो या हो भी सही तो चार्ज स्ट्रेट पास करते हो? यस, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। वी कैन नॉट से दैट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0। क्यों? क्योंकि अगर चार मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर जाए, बिकॉज F इज इक्वल्स टू QVB साइन ऑफ एंगल थीटा, एंड इफ थीटा इज 0 डिग्री, मतलब if the velocity of the particle and the magnetic field strength is parallel to each other, and if they are parallel you can say that theta will be equal to 0, so force will be equal to 0, no force will act on the charge, and if there is no force the charge will not deflect। so हम ये बात किसी सूरत नहीं कह सकते कि B वहाँ पर 0 होगा। मुमकिन है कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के पैरेलल मूव कर रहा हो, अगर वो पैरेलल मूव कर रहा हुआ देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इन दिस केस वी कैन नॉट कंक्लूड दिस। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो हम दोनों आंसर यहाँ पे लिख देंगे, मे और मे नॉट। ठीक है, इसके आंसर में इट can be possible or not be possible, because if the charge is moving along with the direction of magnetic field strength, then there will be no force according to the formula F is equal to QV cross B, theta is equal to 0, and when both the velocity and the magnetic field strength are parallel, force will be equal to 0. So next हम move करके जी क्वेश्चन नंबर 14.8 पे। क्वेश्चन नंबर 14.8 है, why does a picture of the television screen becomes distorted when a magnet is brought near to it? कि एक मैग्नेट को हम वो टेलीविज़न स्क्रीन के करीब लेकर आए तो वहाँ से टेलीविज़न स्क्रीन ख़राब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, अब इस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने घर के LED टीवी या LCD टीवी पर अप्लाई नहीं करना, उस पर नहीं होने वाला, क्योंकि वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है LCD के केस में, और LED के केस में लाइट एमिटिंग डायोड्स लगे हुए हैं। डायोड्स का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 18 में एक्सप्लेन हो जाएगा। ये पुराने टीवी की बात हो रही है, टेलीविज़न, नॉट द LCD और LED, टेलीविज़न, मॉनिटर स्क्रीन। अगर आप इसके करीब एक मैग्नेट रखें तो क्या होता है, मैग्नेट रखने पर टीवी स्क्रीन डिस्टॉर्शन शो करती है, मतलब वहाँ से जो इमेज का रिज़ल्ट है वो ख़राब हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीवी स्क्रीन के अंदर सारे का सारा जो फंक्शन है वो CRO वाला है, और CRO का डिस्प्ले कौन बना रहा होता है? वो डिस्प्ले बना रहा होता है इलेक्ट्रॉन। अब आपने लाकर एक मैग्नेट उसके करीब रख छोड़ा है, तो जब आप मैग्नेट को इसके करीब रखेंगे तो मैग्नेट उस पर फोर्स लगाएगा, और जब मैग्नेट फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा उस पॉइंट पर हिट नहीं करेगा, उसके टारगेट जो पॉइंट था उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर क्या होगा? फिर पिक्चर स्क्रीन डिस्टॉर्ट ही होनी है। सो डिस्टॉर्शन की वजह क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज F इज इक्वल्स टू QVB साइन ऑफ एंगल थीटा, ये डिस्टर्ब करता है टीवी स्क्रीन को। Is it possible, 14.9, is it possible to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? मतलब हमने वो एक टॉपिक पढ़ा था टॉर्क वाला, उसमें हमने कहा था एक तरफ नॉर्थ पोल है, दरमियान में एक कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। क्या आप कोई ऐसी सिचुएशन बता सकते हैं when the coil will not rotate between the magnetic field even though the current is passing? करंट भी पास कर रहा है, स्टिल आपने कोई ऐसी सिचुएशन बतानी है कि कॉइल रोटेट ना करे। हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था,
टॉर्क इज इक्वल्स टू आई बी ए कॉज ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, एन भी लगाना है तो बेशक लगा लें, एक कॉयल है तो मैं नहीं लगाऊंगा, इसलिए नहीं लगाया था। ठीक है, आई बी ए कॉज ऑफ एंगल थीटा, व्हाट इफ द थीटा इज 90 डिग्री। मतलब अगर कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के सामने यूं पड़ी है, ये इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, थीटा विल बी 90 डिग्री, एंड व्हेन द थीटा इज 90 डिग्री द टॉर्क विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज cos of 0 is 0, so torque will be equal to 90. So अगर कॉयल का एरिया B के सामने परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब ये है कि थीटा विल बी इक्वल टू 90, so torque will be equal to 0. Next question number 14.10. How can a current loop be used to determine the presence of a magnetic field in a region of स्पेस। मतलब एक आप लूप को, करंट लूप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आपको पता चल सके मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। आप यूँ करें, आप यूँ समझें इस बात को, ये एक वायर है, करंट लेकर आ रही है, इसके आगे ये बनी हुई है लूप, और यहाँ से करंट जा रहा है वापस। ठीक है, ये करंट कैरिंग लूप हो गई, और इसके सामने यहाँ पर कहीं पर ये करंट फ्लो कर रहा है, बस इसमें सामने कुछ नहीं, ये करंट आया फ्लो कर रहा है इसमें से वापस। ये लूप हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है कि इधर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड और नॉट। इस लूप को आपने रखना है सस्पेंडेड, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिस तरह वो वहाँ पर वायर सस्पेंडेड थी, बिल्कुल वैसे ही। अगर तो कोई करंट मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर हुआ तो ये रोटेट करना शुरू कर देगी, और अगर ये रोटेट नहीं करती तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके फिर भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि ये सिचुएशन ना हो, ठीक है, कि वो पैरेलल, ये वाली सिचुएशन ना हो कि उसकी 90 डिग्री के एंगल पे पड़ी, तो आप उसको थोड़ा सा रोटेट करके बेशक देख लें। अगर फिर भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होती तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर देती है तो मैग्नेटिक फील्ड है। इफ़ इट डिफ्लेक्ट्स B is non-zero. If it does not deflect या rotate, does not rotate का वर्ड मैं यूज़ करूँगा, B is equals to 0। लेकिन उसमें ध्यान से ये सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए बस, वरना तो ये आपको हेल्प करेगी उसकी B की वैल्यू बताने में। हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरह यूज़ होती है, हमने टॉपिक पढ़ा था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि Fc इज़ इक्वल टू mv²/r, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस को सर्कल में रोटेट करवाता है। तो हम आइसोटॉप्स को डिफ्रेंशिएट करते वक्त पहले उनको चार्ज करते हैं। सपोज़ करें हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। सबसे पहले इन तीनों को आपने करना है आयोनाइज। उसके लिए हीट करें, उसके लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करें, वट एवर यू वांट, इसको आयोनाइज करना है। आयोनाइज करने पर इट विल बिहेव लाइक अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनको घुमाएगा सर्कल में, जिस तरह आप केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर स्पेक्ट्रोस्कोप में आप लोग पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर में सॉरी, तो वहाँ पर फोर्स एक्ट करेगी। एक होगी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से सर्कल में घूम रहा है, एक होगी फोर्स ऑन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, Fm कहते हैं उसको। तो Fc के लिए फॉर्मूला होगा mv²/r, Fm के लिए फॉर्मूला होगा EV×B। 90 डिग्री का एंगल है तो EVB लिख रहे हैं उसको। नेक्स्ट एक V को B से कैंसिल कर दें, R को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, B को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, और E को, R विल बी इक्वल टू mv/E/B। ठीक हो गया ना, R को इधर शिफ्ट कर लिया, VA कैंसिल कर दिया, तो अब होगा क्या, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस।
कि जितना बड़ा मैस होगा उसका रेडियस उतना बड़ा होगा। मतलब ये जब सर्कल में तीनों रोटेट करेंगे तो सबसे बड़ा जो सर्कल का रेडियस होगा वो किसके लिए होगा? सबसे बड़ा सर्कल का रेडियस होगा 614 का, कार्बन 614 सबसे बड़े सर्कल में होगा। उससे छोटे वाले सर्कल में जो रोटेट कर रहा होगा दैट विल बी कार्बन 613, और जो सबसे छोटे सर्कल के अंदर रोटेट कर रहा होगा दैट विल बी कार्बन 612। तो यूं हम आइसोटॉप्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर रेडियस इन विच दे रिवॉल्व इन द मैग्नेटिक फील्ड उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ये इसके पीछे सारा पेपर में ये नहीं बना, क्या नाम है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन यही काफ़ी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं एक्स्ट्रा डायग्राम्स ड्रॉ करता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर है। नेक्स्ट चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन जी 14.12 जी हाँ 14.12 है जी, व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस एंड व्हेन एवर द केस देयर विल बी मिनिमम टॉर्क। तो करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से रखें? वो जो मैंने अभी कॉइल बनाई थी ना यहाँ पे, ये एक कॉइल है, इस कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, आपने किस तरह से इसको रखना है कि मैक्सिमम हो, किस तरह से आप इसको रखें कि मिनिमम हो। इसके ऊपर जो टॉर्क या फोर्स लग रही है, फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस करा ना, इसलिए दोनों वर्ड यूज़ कर दिए। यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, ये ड्रॉ कर दें। व्हाट should be the orientation of the current carrying coil in a magnetic field so that the torque acting upon it is maximum. So इसका फॉर्मूला लिखें, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई बी ए कॉज ऑफ एंगल थीटा। मैक्सिमम का केस करना है तो मैक्सिमम के केस में याद रखिएगा थीटा विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि कॉस 0 1 तभी होता है। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई बी ए कॉज ऑफ एंगल 0, कॉस 0 1, और जब कॉस 0 1 टॉर्क इज इक्वल्स टू आई बी ए। ये मैक्सिमम की सिचुएशन होगी। इन द केस ऑफ मिनिमम, और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं व्हेन द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। एंड व्हेन द कॉइल इज परपेंडिकुलर, कॉइल परपेंडिकुलर हो, टॉर्क इज इक्वल टू आई बी ए कॉज ऑफ 90 डिग्री, दिस इज द टॉर्क मिनिमम, और टॉर्क मिनिमम cos 90 0, सो द टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। सो ये दो सिचुएशंस हैं, और इस केस में आप कह सकते हैं द कॉइल्स प्लेन इज परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगा तब मैग्नेटिक फील्ड, जब टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.13। 14.13 A loop of wire is suspended between the poles of the magnet with the plane parallel to the pole face। ठीक है, अब यही सिचुएशन आप अपने जहन में रखें कि ये सिचुएशन नहीं है, दोबारा देखें। A loop of wire is suspended between the poles of the magnet with its plane parallel to the pole face। मैं प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करूँगा क्योंकि इसमें आपने कंफ्यूज हो जाना है। नॉर्थ कॉइल और यहाँ पर साउथ पोल। बात बड़े गौर से पढ़नी है, जो लिखी हुई है वो कह रहा है जी द कॉइल इज पैरेलल, प्लेन इज पैरेलल टू द पोल ऑफ मैग्नेट, कि ये कॉइल का प्लेन और मैग्नेट का पोल आपस में पैरेलल है। अब आगे पढ़ें। व्हाट हैपन्स इफ द डायरेक्ट करंट इज पुट थ्रू द कॉइल, व्हाट हैपन्स इफ द अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड। भाई जब ये पैरेलल होंगे, जब ये दोनों आपस में आमने सामने पैरेलल हो गए तो B और A के दरमियान में एंगल तो देखें कितना है। द एंगल बिटवीन B एंड A इज परपेंडिकुलर, कि B और A के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, और जब ये 90 डिग्री का एंगल आएगा तो आपने यहाँ पर पुट करना है कॉस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इसी वजह से इस न्यूमेरिकल को मैंने आपको कहा गौर से पढ़ना है।
ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जब पास करना है, आपने यूँ लाइन ड्रॉ करनी है तो वो किस तरह आ जाएगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं वैल्यू ड्रॉ करूँ तो सॉरी डायरेक्शन ड्रॉ करूँ तो उसकी डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। अब इसका बताएं एरिया के साथ एंगल कितना आ रहा है, अब एरिया के साथ ये परपेंडिकुलर होगी, और जब ये एरिया के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगी तो यहाँ पर कॉस कितना आ जाएगा 90 डिग्री, एंड व्हेन कॉस 90 डिग्री टॉर्क विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, टॉर्क 0 हो जाएगा, और जब टॉर्क 0 कॉइल विल नीदर रोटेट, और चाहे इन केस ऑफ आप डायरेक्ट करंट कह रहे हैं, चाहे इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगा, दोनों के अंदर ऐसा होगा। और लास्ट 2 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वाई द रेजिस्टेंस ऑफ द एम मीटर शुड बी वेरी स्मॉल और द वेरी लो। एम मीटर के अंदर हम एम मीटर के जो रेजिस्टेंस अटैच करते हैं वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अटैच करते हैं। करंट को हम 2 रास्ते प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस जो आप ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बड़ी हुई शंट रेजिस्टेंस, अगर ये बड़ी हो गई तो सारा का सारा करंट तो गैल्वेनोमीटर से पास करेगा, तो सर्किट में से करंट पास कम करेगा, तो गैल्वेनोमीटर ने ठीक मैयर ही नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए आरएस को हम छोटा रखते हैं ताकि वो सर्किट का करंट वो गैल्वेनोमीटर से पास करके ना चला जाए, ठीक है। और साथ आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई द वोल्ट मीटर शुड हैव अ हायर रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर में हायर रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर सर्किट में से करंट जो है वो ड्रॉ ना करना शुरू कर दे। क्यों, पैरेलल में लगना है, फिर करंट के 2 रास्ते हो जाने हैं, और जब करंट के 2 रास्ते होने हैं, अगर ये रेजिस्टेंस हुई छोटी तो सारा करंट तो यहाँ से पास कर जाएगा। तो इसलिए इस रेजिस्टेंस को बड़ा होना चाहिए, और एम मीटर के केस में ये रेजिस्टेंस छोटी होगी, एम मीटर, और ये वोल्ट मीटर के केस में होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे जो चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हिस्से में हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 के चैप्टर के एमसीक्यूज जो एग्जाम्पल के। अल्लाह हाफिज़।